Welcome to the next class of group theory. In the previous lecture we discussed cyclic group. ठीक है, कौन कौन से साइक्लिक ग्रुप बनेंगे, उससे कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स, साइक्लिक ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी अलजेब्राइक एनालिसिस है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. ठीक है, कुछ रिजल्ट रह गए थे जिनको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, लास्ट टाइम नहीं किए थे. उसके बाद हमने बताया था कि हम टेबल बनाएंगे, अप टू आइसोमॉर्फिज्म पॉसिबल ग्रुप्स लिखेंगे, उनमें से कितने साइक्लिक होंगे, कितने एबिलियन होंगे, कितने नॉन एबिलियन होंगे, ये सब हम लिखेंगे. ओके, और उसके बाद हम जाएंगे इनको अप्लाई करना. ठीक है, अप्लाई कैसे किया जाता है, जब हम थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर हम देखते हैं कि इनको हम अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे हम ये ग्रुप का ऑर्डर निकाल रहे हैं, एबिलियन है या नहीं है, जनरेटर बनेगा या नहीं बनेगा. तो जो बेसिकली मॉडल अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपके पास सारे ग्रुप हैं. ठीक है, वो ना क्वेश्चन में कुछ प्रॉपर्टी देगा आपको. क्या देगा तुम्हें वो प्रॉपर्टी कि एक ग्रुप जी है, उसका ऑर्डर ये है, उसके पास इतने ऑर्डर के इतने एलिमेंट है, तो जी एबिलियन होगा, साइक्लिक होगा, नॉन एबिलियन होगा, नॉन साइक्लिक होगा, नॉर्मल होगा, ये होगा वो होगा. ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. या फिर आपसे क्या दे देगा, ग्रुप दे देगा, उसका ऑर्डर दे देगा और प्रॉपर्टीज बता देगा कि ये साइक्लिक है, एबिलियन है, नॉन एबिलियन है, तो इसमें 2 ऑर्डर के इतने एलिमेंट होंगे, 6 ऑर्डर के इतने एलिमेंट होंगे, इतने ऑर्डर के इतने सब ग्रुप होंगे, है ना. ऐसा मॉडल अलजेब्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है. तो जितना अभी तक हमने कर लिया वहां से आपके 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ ग्रुप थ्योरी में बता रहा हूं मैं, नंबर थ्योरी से तो है ही 2 या 3 क्वेश्चन, वो यहाँ से कवर होंगे. ठीक है, तो कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैंने कल बता दिए थे लेकिन वो किए नहीं थे हमने, वो हम यहाँ पे आज कर रहे हैं. जो अभी पहला रिजल्ट करूंगा इस पे बेस्ड लास्ट टू लास्ट एग्जाम 26 नवंबर 2020 को जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था. ठीक है, जेडएन के बारे में आपने सब कुछ पढ़ लिया, साइक्लिक है नहीं, है ना. अब देखो फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे एक ग्रुप लेता हूँ, जेडएन, Z5Z कुछ भी ले सकता हूँ मान लो मैं, तो बताओ क्या लूँ मैं, ZN लेना है लेकिन कुछ पार्टिकुलर वैल्यू लेके, यानी कि मैं कुछ एनालिसिस करूंगा. ठीक है, या आप करोगे, फिर हम देखेंगे कि ये n के लिए भी क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है. n के लिए भी बता सकता हूं लेकिन n के लिए समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली. मान लो हमने n क्या ले लिया, 10 ले लिया. ठीक है, Z10 हम पढ़ रहे हैं, तो बताओ Z10 के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 10 एलिमेंट होंगे. एक को 1, एक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. अंडर एडिशन मोड लो 10, ये एक ग्रुप बनेगा, है ना. ओके, रिजल्ट पढ़ रहे हैं कि इसके कितने जनरेटर होंगे, है ना. कल हमने रिजल्ट किया था कि जनरेटर का ऑर्डर किसके इक्वल होता है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल. और हमें पता है कि Z10 का जो ऑर्डर है वो किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है. और सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर तुम्हें फाइंड आउट करना आता है, सभी का कर सकते हो. आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर ऑलवेज, ऑर्डर में ऊपर की तरफ लिख रहा हूं, कितना होगा, 0 का 1 होगा. अंडर एडिशन मोड लो 10, 1 का कितना होगा, 1 का 1 कल बताया था ना, Z10 को आप ऑलवेज किसे जनरेट कर सकते हो, 1 से. ठीक है, साथ के साथ पूछूं जब जवाब दिया करो ताकि आप मुझे ये लगे कि क्लास में प्रेजेंट हो और कॉन्फिडेंस आता है. ठीक है, देखने से नहीं आता मॉडल अलजेब्रा, हमेशा करने से आएगा. कल भी मैंने बताई थी ना बात कि आप क्लास में बैठे हो, कर लिया, समझ में भी आ रहा है आपको 100%, लेकिन खुद नहीं करोगे तो वो वेस्ट है. आप डेली के डेली कीजिए, साथ के साथ बताइए. जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर पे जाते हैं तो हम हमेशा पिछले लेक्चर का जिक्र जरूर करते हैं. अब मैं यहाँ पे रिजल्ट कुछ नया थोड़े बता रहा हूँ, हमने सब कुछ किया हुआ है पहले. 2 का कितना आया था, 5 आया था ना, 2 + 2 + 2 5 टाइम ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा. तो 2 का आया था 5, 3 का कितना आया था, 3 का 10 आया था, है ना. फिर नेक्स्ट 4 का 5 आया था, नेक्स्ट 5 का 2 आया था, 6 का 5 आया था, 7 का 8 का 5 और 9 का 10. ये हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ, जो ऊपर मैंने लिखे हैं वो ऑर्डर लिखे हैं. और ये भी हमने किया था कि जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है. दैट्स वाई जो ऊपर वाले देख रहे हो तुम सारे के सारे ऑर्डर या तो 1 है या 2 है या 5 है, क्योंकि तुमने ग्रुप का ऑर्डर क्या लिया हुआ है, 10 लिया हुआ है ना. अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि इसके कितने नंबर ऑफ जनरेटर होंगे, ये मैं बोल रहा हूं.
और जनरेटर के लिए मैंने बताया था कि अगर Z10 है, अगर वो A से जनरेट हो रहा है तो A का ऑर्डर किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ Z10, जो कितना होगा तुम्हारे पास 10, क्योंकि Z10 एक फाइनाइट ग्रुप है। तो मैंने बताया था कि अगर ऑर्डर किसी एलिमेंट का फाइनाइट ग्रुप है ना, और किसके इक्वल है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो पक्का क्या मिलेगा उसका, जनरेटर, है ना। तो आप देखो ऊपर कितने एलिमेंट है जिनका ऑर्डर 10 है, एक तो 1 है, उसके बाद 4 है 3 है, उसके बाद 7 है और उसके बाद 9 है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि Z10 है वो 1 से जनरेट हो रहा है, ये 3 से भी जनरेट हो रहा है, ये 7 से भी जनरेट हो रहा है, 8 से भी जनरेट हो रहा है, 9 से, है ना। 8 से नहीं बोल सकते क्योंकि 8 का ऑर्डर कितना है, 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा। अगर बच्चा बोले सर कैसे, आप इनमें से कैसे बोल सकते हो कि इससे जनरेट कर रहा है। पहली बात तो पहला लॉजिक तो क्या दिया है मैंने कि इसका इन सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर जो हम जनरेट करवा रहे हैं कितना है, 10 है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल जनरेटर बन जाएगा। कोई बच्चा बोलता है सर मैं तो यकीन नहीं कर रहा, आप बताइए कैसे जनरेट करता है। आप मुझे बताइए कि आप 7 से 3 कैसे बना दोगे, है ना, ये 3 एलिमेंट आ रहा है ना। जनरेटर का यही मतलब है कि 7 की 7 के साथ कंपोजिशन कीजिए और 3 बनाइए आप, और कंपोजिशन कौन सी है, एडिशन मॉडुलो 10 है। अब देखो यहाँ से 7 की 7 के साथ करी मैंने कंपोजिशन, यानी 7 का क्या किया, स्क्वायर। कंपोजिशन मतलब यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखेंगे यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए, क्योंकि मैंने बताया था जब जब एडिशन की बात होगी हम क्या बोलेंगे, n इंटू ए, ठीक है। तो मान लो मैंने 7 प्लस एडिशन मॉडुलो 10 7 किया, तो क्या एलिमेंट आएगा, 4 आ गया ना। 14 में क्या बोलेंगे, 4। जब भी Zn पे काम चल रहा हो ना वर्बली ना कहीं लिखना है आपको, क्या बोलना है, ये नहीं बोलना 7 + 7 = 17, क्या बोलेंगे 4 आएगा। तो 4 आ गया यहाँ पे, देखो 7 ने क्या जनरेट कर दिया, 4। नेक्स्ट 7 + 7 + 7 करें तो इसी में 7 ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 1 आ जाएगा, देखो 1 आ गया ना, आप इसी में ऐड कर दीजिए ना। 4 + 7 11, रिड्यूस करेंगे 10 से 1 आ गया, तो 3 बार करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर इसी में ऐड कर दो आप, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 7 + 7 + 7 + 7, तो इसी में ऐड कर दीजिए 8, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना। यहाँ से करेंगे तो 1, इसका तो आंसर 1 आ चुका है, तो 1 + 7 8, 8 भी तो इसका एलिमेंट है, तो 7 ने 8 भी जनरेट कर दिया। नेक्स्ट 7 5 × 7 लिख दूं अब, ठीक है, कितना आ जाएगा, इसमें आप क्या ऐड कर दो, 7 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 7 को 6 टाइम ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 42 रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट 7 को 7 टाइम करेंगे तो 9 आ जाएगा, 7 को 7 टाइम कर दिया, 8 टाइम करेंगे तो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट 9 टाइम करेंगे तो 3 आ जाएगा। सारे आ गए, सारे आ गए। कोई बच्चा बोलेगा सर 0 नहीं आया, तो हमने छोड़ भी दे दिया। 7 को कितनी बार करेंगे ऐड, 10 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा, 0। तो देखो 7 की हेल्प से मैंने क्या लिख दिए, सारे एलिमेंट लिख दिए। कोई बोलेगा सर इसको भी डिस्कस करो, फिर मैं बोलूंगा अब लगा ही रहूं। 3 7 9 आप किसी से भी जनरेट करवा सकते हो इसको, है ना। 2 तरीकों से हमने बताया। पहला, क्योंकि इन सभी का एलिमेंट्स का ऑर्डर 10 है और फाइनाइट ग्रुप हो और कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो, तो डेफिनेटली वो क्या बनता है, जनरेटर बनता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं Zn के लिए भी करवा सकता था, लेकिन हम एनालिसिस देख रहे हैं किसके लिए, एक फाइनाइट ग्रुप के लिए। तो मैंने यहाँ पे पार्टिकुलरली n को 10 कंसिडर कर लिया। यहाँ पे हमने देखा एलिमेंट्स का ऑर्डर निकाला, तो मुझे 4 एलिमेंट ऐसे मिले जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। इसका मतलब ये सारे इसके जनरेटर है। फिर किसी ने यकीन नहीं किया तो मैंने रैंडमली यहाँ पे 7 एलिमेंट उठा लिया और 7 से मैंने इसके 10 के 10 एलिमेंट को जनरेट करके आपको दिखाया है, ठीक है। सारे एलिमेंट आ गए इसके, ओके क्लियर। 5 टाइम करेंगे तो वो 5 आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमारा मोटिव है कि इसके जनरेटर कितने होंगे। आपको जिनका ऑर्डर 10 आया है उनमें कोई खास बात लग रही है, एक 3 है, एक 1 है, एक 7 है, एक 9 है। 10 के साथ उनका जीसीडी 1 है। वो सारे एलिमेंट जिनका ऑर्डर 10 आया है उनका जीसीडी n के साथ 1 है, और n क्या है इसमें 10। देखो यहाँ पे देखो इसका जीसीडी 1, 2 के साथ नहीं है तो 10 भी नहीं है उसका ऑर्डर, 3 के साथ 1 है तो उसका ऑर्डर 10 है, 4 के साथ जीसीडी 1 नहीं है तो उसका ऑर्डर 10 भी नहीं है, एंड अप टू सो ऑन, ऐसे करते चले गए, है ना। इसका मतलब
वो Zn के अंदर वो सारे एलिमेंट जिनका ऑर्डर, जिनका जीसीडी n के साथ 1 है, वो हमेशा क्या बनेंगे उसके जनरेटर। और ऐसे एलिमेंट्स को निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो सारे एलिमेंट जो n के इक्वल हो या n से छोटे हो और लेकिन उनका जीसीडी n के साथ 1 हो, ऐसे फंक्शन को हम कौन सा फंक्शन बोलते हैं, आइलर फाई फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये तो हो गए जनरेटर, ये तो हो गए जनरेटर। और अब मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ जनरेटर, टोटल कितने होंगे। ठीक है, यहां पे रख दो वो बैग, नेहा बैग यहां पे रख दो टेबल पे। ठीक है, हाँ यहां पे रख दो। समझ आया? मैं एक तो बोल रहा हूं कि जनरेटर कौन से बनेंगे, एक मैं ये बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे। तो जनरेटर वो बनेंगे जिनका जीसीडी 1 होगा n के साथ, और ऐसे एलिमेंट को काउंट करने के लिए जिनका जीसीडी n के साथ 1 और n के इक्वल या उससे कम हो, तो उसका क्या निकालते हैं, आइलर फाई फंक्शन। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे, तो यहां से देखो Zn कर दिया मैंने, Zn ओके, एक a एलिमेंट लिया इसका Zn का, तो अगर a का ऑर्डर किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ g किसके इक्वल है, n के इक्वल। ठीक है, n को डिवाइड करता है, तो n के डिवाइजर, ठीक है, n को डिवाइड करता है। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं, जितना भी एनालिसिस किया है, टोटल नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ ग्रुप Zn इज इक्वल टू फाई n। बस इसी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था 3 नंबर का। n की वैल्यू दे रखी थी 36, Z36 के अंदर उसके कितने नंबर ऑफ जनरेटर होंगे, 3 मार्क्स में। ठीक है, 3 मार्क्स में पार्ट बी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो यहां से देखो, अगर मैं n को 36 ले लेता हूं तो क्या निकालना है, जस्ट 5 ऑफ 36, मैं इसको 5 ऑफ 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 लिख सकता हूं ना। और यहां से मैं इसको अलग अलग भी कर सकता हूं, 2 की पावर 2 का कितना होता है 2, इसका कितना होता है 3 का स्क्वायर माइनस 6, कितना आ जाएगा 12 जनरेटर था उसका, 12 आंसर था उसका। ठीक है, और उसमें भी आपको ऑप्शंस दे रखे थे, टिक कर दो, आंसर आ गया। ओके, समझ आ गया? तो रिजल्ट क्या है मैं एक बार और बता रहा हूं, अगर Zn है तो उसके अंदर में ये देख रहे थे कि उसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, सॉरी टोटल नंबर ऑफ जनरेटर कितने होंगे। ठीक है, कौन कौन से बनेंगे उसके अंदर और कौन कौन से नहीं बनेंगे। तो हमने क्या किया, इसके लिए पार्टिकुलरली एक सेट ले लिया Zn, जिसमें n की वैल्यू हमने 10 रख दी। फिर हमने क्या किया, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट किया, जो हम पहले भी कर चुके हैं लेक्चर्स में। तो हमने यहाँ पे किया 0 का 1 आता है, 1 का 10 आया, 2 का 5 एंड अप टू सो ऑन, ऐसे एलिमेंट्स का ऑर्डर मैंने ऊपर लिख दिया। फिर हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है तो वो डेफिनेट, और ग्रुप क्या हो फाइनाइट, तो पक्का क्या हो जाता है उसका जनरेटर हो जाता है। इसका मतलब ग्रुप साइक्लिक हो गया, हालांकि साइक्लिक है, हमने कल प्रूव भी किया था। Zn इज ऑलवेज साइक्लिक, आप n की वैल्यू कुछ भी लेते रहो, ऑलवेज साइक्लिक होगा। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, तभी तो हम इसके जनरेटर ढूंढ रहे हैं। तो 1 से जनरेट होता है, कल मैंने इतना ही बताया था कि 1 से जनरेट होगा, आप इसको 1 से जनरेट कर लीजिए, साइक्लिक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने पॉसिबल है इसके जनरेटर, तो वो सारे एलिमेंट जिनका ऑर्डर 10 है सारे इसके जनरेटर बन जाएंगे। ठीक है, पहला रिजल्ट तो ये हो गया। तुम्हें देखना है, तुम्हें Zn का कोई एलिमेंट दे दे, तुम्हें n की वैल्यू दे दे, तुमसे ये पूछ ले कि ये इसका जनरेटर बनेगा, आप जीसीडी कैलकुलेट कर लीजिए। अगर जीसीडी आया 1 तो बनेगा जनरेटर, और जीसीडी नहीं आया 1 तो नहीं बनेगा। ठीक है, आगे जाके हम सब ग्रुप भी बनाएंगे, इसके Zn के सब ग्रुप भी बनाएंगे, तो वो इसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे हम, जनरेट करके। क्या करके? जनरेट करके। जैसे Z पढ़ा है हमने, Z के सब ग्रुप पढ़ेंगे, वो जनरेट करके ही पढ़ाएंगे। सिर्फ ये नहीं है कि साइक्लिक ग्रुप पढ़ रहे तभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमने क्या किया, फिर उन सारे एलिमेंट से जनरेट करवा के देखा। 1 से तो सभी को पता ही है, तो मैंने यहाँ से 7 उठा लिया, रैंडम 7 से जनरेट करके देखा। 7 की 1 टाइम कंपोजिशन 2, 3, 4 एंड टू 10 तक करूंगा, तो सारे डिफरेंट आई है और सारे सारे एलिमेंट उससे क्या हो गए, जनरेट हो गए। 7 जनरेटर, 9 जनरेटर, 3 जनरेटर। बात आ गई कितने बनेंगे, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, उन सभी का जीसीडी 1, वो सारे एलिमेंट जिनका जीसीडी 1 हो, n के इक्वल या उससे कम हो, तो इसके लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है, आइलर फाई फंक्शन। आइलर फाई फंक्शन की डेफिनेशन होती है ना, ये नंबर थ्योरी में पढ़ी थी। तो टोटल नंबर ऑफ जनरेटर बन गए हमारे ऑफ Zn इज इक्वल टू फाई n। गेट में भी कई बार पूछा हुआ है, एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछते हैं, पीएचडी में, और नेट में भी पूछा हुआ है। अभी एक टर्न पहले ही पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि इसके कितने नंबर ऑफ जनरेटर होंगे। अब कोई बच्चा मॉडल जबरा ये सोच के नहीं पड़ेगा कि लेंथी है, मुश्किल है, नहीं आया, इस टाइप के क्वेश्चन तो वो नहीं कर पाएगा, फिर उसने पढ़ा ही नहीं मॉडल जबरा।
जैसे एक ज्योति नाम की लड़की थी, वो पहले उसने सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए थे, उसके 80 के आसपास मार्क्स थे। तो ऐसा क्वेश्चन अगर उसने पढ़ा होता, उसने तो देखा जेड एन देखते ही मतलब नहीं आता हमें, उसने जेड एन कभी पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब वो क्वेश्चन भी नहीं हुआ। और इस क्वेश्चन को करने में क्या लगा आपका, कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन करनी पड़ रही, ये तो कैलकुलेशन है। और ये भी कोई मॉडल अलजेब्रा का थोड़े नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है, ये तो 536 निकालना, ठीक है, जो हमने बहुत बार निकाला है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो मैं कुछ मान लो लिख दूं तुम्हें कि मान लो मैंने ये लिख दिया Z11 लिख दिया। नेहा, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ जनरेटर होंगे? Z11 लिखा है मैंने, पहले बताओ ये साइक्लिक है? साइक्लिक है ये, क्यों साइक्लिक क्यों है? जनरेटर है इसके पास, Zn 1 से तो ऑलवेज ही जनरेट हो जाता है, कल मैंने बताया नहीं था, Zn 1 से जनरेट होगा। n मत पूछो आप मुझसे, n पूछो ही मत, 1 तो होगा ना उसके अंदर। और कब लगा बच्चे बोले सर n इज इक्वल टू 1, फिर तो आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक एलिमेंट को जनरेट कर लिए वही एलिमेंट है, इसलिए तो साइक्लिक होता है ये। अब नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूँ कि इसके जनरेटर कितने होंगे, ये पूछ रहा हूँ मैं। तो कितने होंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या था? phi n, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, तो कितने होंगे? 10। इसका मतलब 0 को छोड़ के सारे ही है, लेकिन 0 का जीसीडी किसी के साथ 1 थोड़े ही आता है, तो 0 थोड़े ही बनेगा, 0 थोड़े जनरेटर बनेगा कि 0 का किसी के साथ जीसीडी वही नंबर आएगा, 1 थोड़े ही आएगा। ओके, तो यहां से हम देखेंगे 0 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे एलिमेंट है जिनका ऑर्डर कितना होगा? 10 नहीं 11, ऑर्डर 11 होगा। और ये सारे क्या बनेंगे इसके? जनरेटर। क्योंकि अगर कोई एक प्राइम नंबर है तो उस प्राइम नंबर से छोटे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ उनका जीसीडी कितना होता है? 1 ही होता है। दैट्स वाई इसके टोटल नंबर ऑफ जनरेटर कितने बनेंगे? 5 ऑफ 11 इज इक्वल टू 10। एक छोड़ दिया उसने, कौन सा? 0 एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे Z14 ले लिया, ठीक है। प्रियंका, मनीषा बताएगी इसके अंदर कितने नंबर ऑफ जनरेटर होंगे। अगर नंबर थ्योरी के लेक्चर नहीं वो हुए तो मैं आपके पास भेजता हूं, क्योंकि नंबर थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। पूनम, कितने होंगे इसके अंदर? Z14 है, कितने नंबर ऑफ जनरेटर होंगे इसके पास? 514 ही निकालना है, 514 इज इक्वल टू 57 इंटू 52 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 6 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्या 3 बनेगा इसका जनरेटर? क्या 4 बनेगा? क्या 5 बनेगा? क्या 6 नहीं बनेगा? 7 नहीं बनेगा? 8 नहीं बनेगा? 9 ये बन जाएगा, क्योंकि 9 का 14 के साथ जीसीडी कितना है? 1, ठीक है। तो क्या मैं ये समझ लूं आपको Zn के अंदर कौन सा एलिमेंट जनरेटर बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा? ये आप विदाउट की कैलकुलेशन, विदाउट पेन उठाए कर सकते हो। कितने बनेंगे ये कर सकते हो बिना पेन उठाए, इट्स डिपेंड अपॉन n आल्सो, ठीक है। कि n आपको हाई वैल्यू दे दे तो आपको फिर वो निकालना पड़ेगा, उसका आइलर फाई फंक्शन निकाल लोगे। नेक्स्ट, रिजल्ट। कल मैंने एक रिजल्ट बताया था, जिसका जस्ट बताया था, प्रूफ नहीं किया था ना मैंने, उसको एक्सप्लेन किया था। हमने जब स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि जनरेटर है, दूसरा जनरेटर है नहीं, आप चेक कर सकते हो। तो मैंने एक बात बोली थी कि एक जनरेटर है, उसका इनवर्स निकाल लो, वो भी क्या मिलेगा? उसका जनरेटर मिलेगा, है ना। तो पहले तो जनरेटर हो तो ग्रुप साइक्लिक होना चाहिए। तो रिजल्ट क्या बना है? रिजल्ट ये होता है कि अगर कोई ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है और उसके अंदर कोई एलिमेंट जनरेटर बन रहा है तो उसका इनवर्स करोगे, वो भी उसका क्या बनेगा? जनरेटर बनेगा। ऊपर देखो आप, 1 बना था, 1 का इनवर्स क्या होता है Zn के अंदर? 1 बना था Zn के अंदर, 1 का इनवर्स क्या होता है? 1 में क्या ऐड करेगी? 10 आ जाए। ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं क्या पूछ लिया, मल्टीप्लिकेशन को पूछा ही नहीं। जब भी ग्रुप थ्योरी में कोई क्वेश्चन एडिशन को कॉम्पोजिशन कोरेस्पोंडिंग पूछा है तो उसने आपसे कुछ भी नहीं पूछा, ठीक है। तो 1 का इनवर्स पूछा है मैंने, 1 में क्या ऐड करोगी? 10 आ जाए। 9 ऐड करो, तो 9 उसका नहीं था, 9 भी तो उसका जनरेटर था। नेक्स्ट कौन? 3 था, है ना। 3 बना, 3 का इनवर्स क्या होता है? 7। क्या 7 नहीं था? 7 का इनवर्स क्या होता है? 3 भी था। 9 का इनवर्स क्या होता है? 1। देख रहे हो आप, तो 1 बना था तो 9 भी बनेगा। तो उसमें आपको
जब ये हम कैलकुलेशन करते हैं तो ग्रुप के सिर्फ आधे एलिमेंट आपको चेक करने होते हैं। ये जो लास्ट टाइम रिजल्ट लिखा है मैंने सिर्फ Zn के लिए लिखा है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास 10 एलिमेंट हो सकता है उसमें सारे सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल हो, लेकिन अगर ऐसा ग्रुप है जिसके सारे सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है, या ऐसे एलिमेंट है जिनका इनवर्स दूसरे एलिमेंट बन रही है, तो आपको 2 की जगह सिर्फ क्या आधा ही तो काम करना है। 3 का इनवर्स 7 है और 3 जनरेटर बन रहा है, तो फिर आप 7 को भी चेक करोगे, इसलिए मैंने 3 को चेक नहीं किया, मैंने 7 उठा लिया, ठीक है, 7 से सारे एलिमेंट जनरेट कर दिए, फिर 3 पे मैंने टिक कर दिया था ना कि 3 भी बनेगा। श्योरिटी में इसलिए दे सकता था क्योंकि 7 3 का इनवर्स है और इनवर्स है वो भी जनरेटर बनेगा, है ना। तो जब हम करते हैं ऐसा तो मतलब हाफ वर्क करना होता है हमें कि आप आधे एलिमेंट देख लीजिए उनमें जनरेटर बनेंगे, दूसरे इस रिजल्ट से बन जाएंगे, है ना। तो क्या रिजल्ट है बताओ, यहां से रिजल्ट है कि इफ G इज ए साइक्लिक ग्रुप एंड A is generator of G, यानी G है वो किससे जनरेट हो रहा है, A से, ठीक है। देन A इनवर्स आल्सो जनरेटर ऑफ G, A इनवर्स भी उसका क्या हो जाएगा, जनरेटर हो जाएगा, ओके। या फिर ऐसे ले सकते हो G है वो A इनवर्स से भी जनरेट हो जाएगा, ओके। प्रूफ करें इसका, देखो प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, A को इसका जनरेटर ले लेते हैं, यानी G इज साइक्लिक, G साइक्लिक है तो G है वो A से जनरेट हो रहा है, ओके। और मान लो G का ऑर्डर है वो कितना है, N है, तो A का ऑर्डर भी कितना होगा, N ही होगा। जनरेटर का ऑर्डर किसके इक्वल होता है, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल, है ना। अब देखो मैंने इसका कोई एलिमेंट लिया X, कोई भी मैंने रैंडम एलिमेंट लिया है किसका, G का, और A इसका जनरेटर है, A इसका जनरेटर है, तो कुछ पावर करने से ही आएगा यहाँ पे। मान लो मैंने यहाँ पे करी X इज इक्वल टू A रेज टू पावर N कर लो या M कर लो, ठीक है, M कर ली मैंने यहाँ पे, ओके, ये कर लिया मैंने यहाँ पे। अब क्या किया मैंने, X इसके अंदर है तो X इनवर्स भी तो G के अंदर होगा, तो X इनवर्स है वो भी तो कोई दूसरा एलिमेंट होगा, या तो खुद भी आ सकता है या फिर कोई दूसरा एलिमेंट आएगा, इसलिए मैंने दूसरा एलिमेंट आएगा इसलिए मैंने X इनवर्स को क्या लिख दिया, Y लिख दिया, ठीक है। तो देखो Y इज इक्वल टू X इनवर्स, देखो Y किसका एलिमेंट है, G का, रेंडम एलिमेंट लिया ना मैंने यहाँ पे, ये Y इज इक्वल टू X इनवर्स लिख दिया। तो मैं इसको X की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, X की वैल्यू पुट करी मैंने यहाँ पे, तो A रेज टू पावर M रेज टू पावर -1 कर सकता हूँ। फिर मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A रेज टू पावर -M पावर, क्या कर दी मैंने, कंपोजिशन अलग अलग कर दी। तो देखो ये लेके चला, यहाँ से देखो यहाँ पे फर्स्ट लिखो Y और यहाँ पे क्या लिखो, और आप साथ में ये जरूर लिखे कि M बिलोंग्स टू Z, M बिलोंग्स टू Z, M बिलोंग्स टू Z, इंटीजर होती है ना ये कंपोजिशन। तो देखो यहाँ पे एक रैंडम एलिमेंट लिया था G का और वो किससे जनरेट दिखा दिया, A इनवर्स से। Y इज आर्बिट्रेरी, इसका मतलब सारे एलिमेंट किससे जनरेट हो जाएंगे, A इनवर्स से। देखो यहाँ पे क्या है, A इनवर्स से। जब X हो रहा था तो मैंने X इज इक्वल टू A रेज टू पावर M लिखा था, तो मैंने यहाँ पे Y इज इक्वल टू क्या लिखा है, A इनवर्स रेज टू पावर M। और M, कोई बच्चा बोलेगा सर M क्या है, इंटीजर लेते रहो आप, है ना। कोई बच्चा बोलेगा सर आपने तो सिर्फ Y दिखाया, पूछा था ये क्वेश्चन किसी ने क्लास में मुझसे, सिर्फ Y दिखाया है बाकी सारे एलिमेंट भी दिखाओ, ये क्वेश्चन पूछा था। Y आर्बिट्री एलिमेंट है, एक एक करके थोड़े बताएंगे आपको, है ना। अगर वो ये क्वेश्चन पूछ ले कि सिर्फ Y दिखाया है बाकी एलिमेंट कहाँ दिखाए हैं आपने, तो मैंने कोई पार्टिकुलर एलिमेंट थोड़े लिया है, मैंने तो जनरल एलिमेंट लिया था Y इज आर्बिट्री एलिमेंट। और जब कोई आर्बिट्री के लिए हम रिजल्ट प्रूव कर देते हैं तो वो सारे एलिमेंट्स के लिए प्रूव हो जाता है। एंड दिस इंप्लाइज दैट A इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ G। एक तो लॉजिक ये दे सकते हो तुम जो ऊपर मैंने अभी प्रूफ किया है, दूसरा लॉजिक ये दे सकते हो
क्या हमने ऐसा कुछ रिजल्ट पढ़ा है कि ए का और ए इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है? रिजल्ट भी किया था, है ना? रिजल्ट किया था कि n डिवाइड्स m, m डिवाइड्स n, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी n इज इक्वल टू m। ऐसे करके हमने इसका प्रूफ किया था। याद है या भूल गए? याद है? तो उस प्रूफ के कॉरस्पॉन्डिंग हम ये देख सकते हैं कि अगर a को आप उसका जनरेटर बोल रहे हो तो a का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, और तुम्हें पता है कि a का और a इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है। इसका मतलब a इनवर्स का ऑर्डर भी कितना हो गया? ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो गया, a इनवर्स भी उसका जनरेटर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में रिजल्ट? तो यहां ये रिजल्ट इसलिए अप्लाई किया जाता है ताकि आपको एक एलिमेंट को निकालने के बाद दूसरा एलिमेंट का को चेक करने की जरूरत ना पड़े, अगर ग्रुप Zn हो या Zn से अलग हो। ठीक है, आप एक देख लीजिए, एक उसका बन रहा है तो दूसरा भी बनेगा। इज दैट क्लियर? ये रिजल्ट है। और एक लास्ट रिजल्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, जिसको हमने कल भी बताया था आपको, कि वर्बली बता रहा हूं मैं, पहले रिजल्ट क्या था। अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है, ठीक है, और उसका ऑर्डर n है या m है, जो भी आप लेके चल रहे हो, फाइनाइट है तो ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट ही होगा, इसलिए मैंने क्या बोला? n। ओके, और साइक्लिक है तो किसका आइसोमॉर्फिक हो जाता है? वो Zn के। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये अभी आपको एक लाइन दिख रही है, लेकिन जब आपको वो डेटा देगा क्वेश्चन में तो आपको खुद दिमाग लगाना है कि इसका क्या होगा क्या नहीं। और इसीलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेंगे? जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे, कुछ डेटा दे देंगे आपको, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 45 है, जिसका ऑर्डर 55 है, उसके अंदर दो एलिमेंट के साथ ऑर्डर है, वो एबिलियन है, साइक्लिक है, नॉन एबिलियन है, नॉन साइक्लिक है, सिंपल है, नॉर्मल है, क्या बनेगा ये बताओ, है ना? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो ये नहीं है कि रिजल्ट कर लिया, प्रूफ कर लिया, निकालने आ गए और अप्लाई करना ना आया, वो गलत है। मॉडर्न में आपसे ये थोड़े पूछेंगे कि ये ग्रुप है Zn क्रॉस Zm का, उसके Zn 3 क्रॉस Z7, इसके अंदर 7 ऑर्डर के एलिमेंट बताओ कितने हैं, ये बताओ, ऐसे नहीं पूछेंगे। वो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आप खुद एनालिसिस करके बताओ कि 35 ऑर्डर ग्रुप है तो ये साइक्लिक बन सकता है नहीं बन सकता, एबिलियन बन सकता है नहीं बन सकता, नॉन एबिलियन बन सकता है नहीं बन सकता, ठीक है, नॉन साइक्लिक बन सकता है नहीं बन सकता। वो आपका काम है चेक करना, और चेक करने के लिए जो अभी तक हमने किया है उसी का यूज करेंगे हम। ठीक है, उसको अप्लाई करना भी आपको आना चाहिए। ओके, तो ये लास्ट रिजल्ट है साइक्लिक ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग। फर्स्ट रिजल्ट ये है कि इफ जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n लिख दिया, ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ g है वो n है, देन g इज आइसोमॉर्फिक टू व्हाट? Zn। हमेशा वो Zn के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने बोल दिया Z2 क्रॉस Z2, क्या ये Z4 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? नेहा, Z2 क्रॉस Z2, एक ये ग्रुप गिवन आपको और एक ग्रुप गिवन आपको Z4। ये तो पार्टिकुलर केस है ना, ये कब है? जब साइक्लिक ग्रुप हो, ठीक है, तो ऑर्डर सिर्फ आपको ग्रुप नहीं देखना, फिर क्या देखना है? सिर्फ उसका ऑर्डर देखना है। लेकिन इसका तो मैंने सारा इसका उसका सब किया हुआ है हमने। ये Z2 क्रॉस Z2, क्या एबिलियन बनेगा? ये एबिलियन बनेगा अगर Zn एबिलियन है, ठीक है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑलवेज क्या बनता है? एबिलियन। और कार्टेशियन प्रोडक्ट साइक्लिक है तो साइक्लिक बन भी सकता है, नहीं बन सकता, लेकिन इन जनरल हमने पढ़े थे 90% नहीं बनते, है ना? बन भी सकते हैं, GCD 1 हो। यहाँ पे देखो आप, यहाँ GCD 1 नहीं है, 2 का 2 के साथ GCD 2 है, 1 नहीं है, लेकिन मैंने उस तरफ 4 लिखा है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये ठीक लिखा है गलत लिखा है, ये पूछा जा रहा है आपसे। इसमें मैक्सिमम ऑर्डर एलिमेंट कितने हो सकते हैं? ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर मैक्सिमम 2 हो सकता है, लेकिन इसके अंदर तो 4 ऑर्डर के भी एलिमेंट है। और आइसोमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? सेम बिहेवियर, सेम प्रॉपर्टी, है ना? तो एक तो लॉजिक ये दे सकते हो कि नहीं बनेगा। दूसरा लॉजिक, ये तो साइक्लिक है, ये थोड़े साइक्लिक है, ये साइक्लिक नहीं है, Zn इज ऑलवेज साइक्लिक, ये साइक्लिक थोड़े है। तो ये
इक्वल नहीं है, ये आइसोमॉर्फिज्म गलत लिखी है, ठीक है, ये इसके आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। नेक्स्ट ये लिख दिया मैंने Z7 क्रॉस Z49 इज आइसोमॉर्फिक टू Z343 बनेगा ना, ये इसी का ठीक लिखा है, गलत है ना, इनका जीसीडी कितना है 7, 1 नहीं है, तो इसके आइसोमॉर्फिक नहीं बनेगा। सेम लॉजिक, इसके अंदर 343 ऑर्डर के एलिमेंट नहीं होंगे, उसके अंदर होंगे दूसरा, वो तो साइक्लिक है, ये साइक्लिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने ये लिख दिया, प्रियंका बताएगी, ये Z7 क्रॉस Z9 ये मैंने बता दिया, और मैंने लिख दिया आइसोमॉर्फिक टू Z63। इज ये ट्रू है, इज दिस ट्रू? क्यों? 1 है, 63 का हो जाएगा, श्योर? फिर आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे ये, इनका जीसीडी 1 है, यानी हम यहाँ पे ये रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं Zm क्रॉस Zn, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मान लो मैंने Zm क्रॉस Zn और यहाँ पे T लिख दिया, मान लो क्रॉस C लिख दिया, सच दैट M का, N का, T का, C का सबका जीसीडी कितना है 1 है, तो ये ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z M N T C, जितना भी आप लेके चलो। ये जरूरी नहीं है कि ये रिजल्ट सिर्फ 2 के लिए है, एक से ज्यादा के लिए भी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक ग्रुप बना रहा हूं, मैंने Z2 लिख दिया, क्रॉस Z3 लिख दिया, क्रॉस Z9 लिख दिया, फिर क्रॉस Z4 लिख दिया, ये मैंने बोल दिया, ओके। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका जीसीडी 1 है और कुछ ऐसे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका जीसीडी 1 नहीं है, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे 4 और 2 को उठाया तो इनका जीसीडी 1 नहीं है, तो आप इनको मर्ज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप Zm क्रॉस Zn ये वाला रिजल्ट अप्लाई नहीं कर सकते कि Zm क्रॉस Zn है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Zmn के, है ना। लेकिन आप इसको छोटा बना सकते हो, देखो कैसे, मैं इसको और इसको तो मर्ज कर सकता हूँ ना, क्या मैं स्पेशल लिखता हूँ, इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z9 क्रॉस Z कितना आ जाएगा 12, यानी इस ग्रुप में और इस ग्रुप में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो नीचे वाला ग्रुप लिखा है और ये ऊपर वाला ग्रुप लिखा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों आइसोमॉर्फिक है, इसके आगे भी लिख सकते हो, ओके। अब देखो 9 का 12 का जीसीडी 1 नहीं है, क्योंकि 3 और कॉमन है ना इसमें, इसका और इसका जीसीडी 1 नहीं है, लेकिन इसका और इसका जीसीडी तो कितना है 1 है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, इज आइसोमॉर्फिक टू Z कितना आ जाएगा 18 और क्रॉस Z12। तो जो लिखा था ना, ये किसी ने इसको एक्सपेंड करके लिखा हुआ था। कोई बच्चा बोलेगा सर इस पे काम करो, इस पे काम करूं, इस पे काम करना आसान है, इस पे आसान है, इस पे, है ना। तो आप कोई भी ग्रुप दे रखा हो तो उसको ऐसे छोटा बना दो, ये आ जाएगा, ओके। क्लियर है? आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप कौन सा गिवन था तुम्हें, ये, लेकिन हमने किया इसको ऐसे मत लिख देना, इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z18 क्रॉस 12, ये गलत हो जाएगा। 18 का और 12 का जीसीडी 1 नहीं है, तो ये आगे और इससे कम नहीं हो सकता, सिर्फ इतना ही रहेगा, ओके। तो कोई बच्चा बोले सर ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग है, ग्रुप तो अलग अलग है, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म होते ही हम इसको, इसकी वैल्यू खो दी इसने, इसकी वैल्यू हम सिर्फ काम इस पे करेंगे। बच्चा बोलेगा सर इस पे कर लो, मैं तो इस पे करूंगा, तुम्हें क्या चाहिए इसके लिए, मैं इस पे बता दूंगा, आइसोमॉर्फिज्म बताया था ना, तो दैट्स वाई हम इस पे काम नहीं करेंगे, इस पे काम करेंगे, ओके। इसको बोलते हैं अप टू आइसोमॉर्फिज्म। यहाँ पे देखी जाए तो बताओ इसको इससे मल्टीप्लाई करें कितना ऑर्डर आएगा, 18 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, ये 216 है ना, यानी एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 216 है, लेकिन ग्रुप आपको कितने दिख रहे हैं 3, एक तो ये है, एक ये, एक ये है। लेकिन मैं पूछूं ये कितने ग्रुप है, एक ही तो है, ये एक ही है, ये 3 नहीं है, कितने हैं, एक। लिखने का तरीका अलग है, इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, एलिमेंट्स इसके अलग आएंगे, इसके अलग आएंगे, इसके अलग आएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी की बात करें तो सभी की सेम आएगी, ठीक है। क्लियर है, आपको समझ आ गया आइसोमॉर्फिज्म। अब मैं तुम्हें ये दे दूं कि Z3 क्रॉस Z4 क्रॉस Z5, ये दे दिया मैंने तुम्हें, Z3 क्रॉस Z4। कई बच्चे सोचते हैं इसमें सिर्फ प्राइम होगा ना तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने सुना है ऐसे बच्चों को बोलते हुए कि Z, यहाँ पे देखो क्या 4 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5, जीसीडी देखना है सिर्फ। तो अगर मैं इस पे बात करूं या फिर मैं इस पे बात करूं, ये आइसोमॉर्फिक है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है,
आप इस पे काम कीजिए, और Z60 पे काम करना बिल्कुल आसान है, और इस पे करना मुश्किल है, तो वो ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? Z60 की। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसने पहले इसको लिखा, ये क्या आ गया? Z12 क्रॉस Z5। अभी भी GCD कितना है इसका? 1। और मैंने बताया था 2 नंबर का अगर GCD 1 हो तो जस्ट उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो उसका एलसीएम आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कर दो इसकी, Z60 आ जाएगा। तो ये इसके आइसोमॉर्फिक, ये इसके आइसोमॉर्फिक, Z60। इज दैट क्लियर? अप टू आइसोमॉर्फिज्म का मतलब समझ में आ गया? जरूरी नहीं है कि हम Z पे ही काम करें। देखो ये किया था मैंने, Z2 कर लिया, ओके। Z2 के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? दो एलिमेंट होते हैं, ओके। फिर ऐसा कोई ग्रुप बता सकते हो जिसकी कंपोजिशन Z से अलग हो, Z2 से अलग हो, लेकिन उसका ऑर्डर 2 हो? क्या इन तीनों के कंपोजिशन अलग अलग है? D1 की अलग है, S की अलग है, Z की अलग है, श्योर? अब यहां पे देखो आप, ये आइसोमॉर्फिक है ना? ये आइसोमॉर्फिक है। मैं तुम्हें बोलूं कि किसी एक ग्रुप पे काम करो, इशिका कौन सा ग्रुप उठाओगे? क्यों? इस पे आसान है ना। मैंने बोला तीनों सेम है, और मैंने तुम्हें बोला कि एक पे काम करना है, उसने Z2 ही बोला, मैंने रैंडमली नाम लिया, उसने Z2 बोला, इसलिए मैं ये बोलूंगा कि 2 ऑर्डर का कितना है? सभी का ऑर्डर 2 है, तो मैं ये बोलूंगा कि Z2 का सिर्फ एक ही पॉसिबल है, Z2। तो बच्चा बोलेगा सर S2 भी तो है, D1 भी तो, वो इसी के आइसोमॉर्फिक है, इसी के भाई बहन है वो। तो हम काम सिर्फ किस पे करेंगे? Z2 पे। Z3 पे काम, S2 पे और D1 पे काम नहीं करेगा। बच्चा बोलेगा सर इस पे काम कर दिया, इसका आइसोमॉर्फिक है, इसके अंदर बताना 2 ऑर्डर कितने एलिमेंट होंगे? 5 2 1। तो इसके अंदर भी तो 1 ही है, इसके अंदर 2 थोड़े, इसके अंदर भी 1 ही है। और ये सिर्फ 2 के लिए, 3 के लिए बोल दिया मैंने। मान लो किसी ग्रुप का ऑर्डर 3, Z3 बोल दिया मैंने, ओके। ऐसा कोई और ग्रुप है जिसका ऑर्डर 3 हो? जिसका ऑर्डर 3 हो? नहीं है। वैसे A3 होता है अल्टरनेटिव ग्रुप, मैंने बताया था इसको। SN के अंदर बहुत सारे कंपोजिशन या वो सारी साइकिल जिनका ऑर्डर E1 हो वो लिखते हैं, तो वो अल्टरनेटिव ग्रुप होता है। इसको हम बहुत डीपली डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे किया तो ये इसी के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे काम करना तो मुश्किल है, इस पे काम करना मुश्किल होता है ना, आप Z3 पे काम कर लीजिए। तो अप टू आइसोमॉर्फिज्म बोलो मैं, और सोचो, और तो पॉसिबल ही नहीं है, और ग्रुप तो पॉसिबल ही नहीं है ना, D ना S, और तो पॉसिबल ही नहीं है। यहां से करेंगे तो अब मैं 3 की बात करूं, मैंने सिर्फ ऑर्डर दिया है 3 का, तो कितने पॉसिबल ग्रुप है? कितने पॉसिबल ग्रुप है? अप टू, मैं बोला ना कितने पॉसिबल ग्रुप है, इसका मतलब ओरिजिनल कितने हैं, ओरिजिनल कितने पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने बोल दिया कि 2 ग्रुप है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, और मैं तुमसे ओरिजिनल पूछ रहा हूं, तो ओरिजिनल कितने हैं? 2 है। यहां पे 3 थे, लेकिन मैं बोलूंगा कितना? 1। इसको मैथमेटिक्स में नाम दिया अप टू आइसोमॉर्फिज्म। अप टू आइसोमॉर्फिज्म मतलब एक उसका वो किसी दूसरे के साथ मेल ना खाता हो। अगर मैंने ये लिख दिया ना कि G1 है और G2 है, और अप टू आइसोमॉर्फिज्म 2 पॉसिबल ग्रुप है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, अप टू आइसो 2 पॉसिबल बोल दिया, तो क्या इनकी और इनकी प्रॉपर्टी सेम है? अप टू आइसोमॉर्फिज्म 2 पॉसिबल ग्रुप है सेम ऑर्डर के, ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है। सेम कैसे है? अप टू आइसोमॉर्फिज्म मुझे 2 मिल रहे हैं, 1 नहीं मिल रहा, 2 मिल रहे हैं। अप टू आइसोमॉर्फिज्म इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, तभी तो 2 मिले हैं। अगर इनकी प्रॉपर्टी सेम होती तो अप टू आइसोमॉर्फिज्म कितने मिलते? 1 ही तो मिलता, और मैं 2 बोल रहा हूं, तुम्हें नहीं समझ आया? नहीं आया? नहीं, हाँ आ गया? श्योर? मान लो मैंने तुम्हें ये दे दिया कि ग्रुप का ऑर्डर 6 है, मैं तुम्हें ग्रुप नहीं दे रहा, तुम्हारा काम है निकालना। ग्रुप का ऑर्डर दिया मैंने तुम्हें क्या? 6, और मैंने तुमसे ये पूछ लिया कि अप टू आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप बताओ कितने बनेंगे। तो एक तो बिना सोचे समझे लिख दो यहाँ पे Z6 है, ये तो ऑलवेज ही बनेगा, हर लाइन में मिलेगा आपको ये। और ये ऐसा वैसा ग्रुप नहीं, अच्छा है, साइक्लिक है ना। दूसरा कोई देखो, कोई बच्चा बोलेगा सर 6 ऑर्डर का पूछा है ना, ये लिख दिया मैंने Z2 क्रॉस Z3। उसने तो 6 ऑर्डर का पूछा था, मैंने 6 ऑर्डर का पूछा, उन्हें बोल दिया एक तो ये है और एक ये लिख दिया अप टू आइसोमॉर्फिज्म। ठीक लिखा है उसने? गलत लिखा है उसने, क्योंकि ये इसकी तो आइसोमॉर्फिक है और इसने अपने इसको अपनी लिस्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं बोलूंगा ये लिख दिया तो फिर इसकी क्या जरूरत है,
ठीक है। अगर बच्चा बोलेगा सर इसको लिख लो, इसको मत लिखो, तो इस पे काम करना मुश्किल है, इसलिए मैं ये लिखूंगा, है ना। तो इसको कर देते हैं रब, इसका मतलब उसने इसको पहले ही लिखा हुआ है, तो उसने क्या बोला हुआ है Z6। दूसरा सोचो कोई और है क्या? S3 का स्ट्रक्चर Z6 से अलग है, प्रॉपर्टीज भी अलग है, ये तो साइक्लिक है, Z6 Z3 S3 साइक्लिक नहीं होता, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट D3 लिखा, मान लो किसी ने लिख दिया, बिना सोचे समझ लिख दो एक बार D3 लिख दिया, क्या D3 का S6 के साथ सेम कंपोजिशन सेम बिहेवियर है? अलग अलग है, ये तो नॉन एबिलियन है, ये तो एबिलियन है, तो साइक्लिक है। लेकिन जब यहां जाएंगे इसका और इसका सेम है, जो प्रॉपर्टी S3 की है वही किसकी है? D3 की। D3 के अंदर एलिमेंट 6, S3 के अंदर 6, सेम कंपोजिशन अलग अलग है लेकिन स्ट्रक्चर सारा सेम है। ये नॉन एबिलियन, ये भी नॉन एबिलियन, ये साइक्लिक, ये नॉन साइक्लिक, वो भी नॉन साइक्लिक। तो यानी अब अगर आप यहाँ पे कोई बोलेगा सर इसमें से कौन सा लिखूं, तो अगर मैं इन दोनों कंपैरिजन करूं तो किस पे काम करना आसान है? एज यूर विश, आप कुछ भी लिख लीजिए, एक S3 लिख लीजिए, D3 लिख लीजिए, इट्स डिपेंड अपॉन यू। इज दैट क्लियर? तो इस लाइन से 1 2 3 4 5 6 जितनी भी लाइन है, इनसे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अप टू आइसोमॉर्फिज्म का क्या मतलब है। ओके, तो पता लग गया। मैंने यहाँ पे Z2 क्रॉस Z3 क्यों नहीं लिखा? ठीक है, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसका आइसोमॉर्फिक है, तो अप टू आइसोमॉर्फिज्म मतलब ये दो ही आएंगे, दो पॉसिबल है ना, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, अभी मैं लिस्ट बनाऊंगा सभी की। इज दैट क्लियर? तो हम रिजल्ट कर रहे थे इससे पहले, ये वाला लिख लिया रिजल्ट। इफ G be a finite cyclic group of order n, then क्या है? G is isomorphic to Zn always। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, यूज तो हम इसका लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं ना, लिखवाया अभी है। नेक्स्ट, इसका एक पार्ट और रह गया रिजल्ट का, वो क्या था? वो क्या था? इफ G be a इनफाइनाइट, और तुम इसको क्या बोल रहे हो? साइक्लिक भी बोल रहे हो, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, ऑफ ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है, इनफाइनाइट बोल दिया, देन G इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू Z, सेट ऑफ इंटीजर, हमेशा वो सेट ऑफ इंटीजर के आइसोमॉर्फिक होगा। ओके, हो सकता है वो Z से अलग हो, लेकिन तुम उसको साइक्लिक बोल रहे हो। बता सकता है कोई ऐसा ग्रुप जो साइक्लिक हो और Z से अलग हो? R स्टार साइक्लिक, वाह। R स्टार इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप बिकॉज उसके पास कोई भी जनरेटर नहीं है। C स्टार इज ऑल्सो नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, उसके पास भी कोई जनरेटर नहीं है। Q स्टार इज ऑल्सो ए नॉट साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि उसके पास भी कोई एक क्या नहीं है, जनरेटर नहीं है। Z स्टार इज ऑल्सो ए, बोल दो, Z स्टार में 2 एलिमेंट आएंगे, एक 1 और एक -1, बोलने ही वाले थे, है ना। Z स्टार तो साइक्लिक हो जाएगा, लेकिन मैंने तुमसे ये पूछा है कि इनफाइनाइट ग्रुप हो, Z से अलग हो और साइक्लिक भी हो, नहीं है? क्या ये सारे अलग अलग ग्रुप है? क्या सारे अलग अलग हैं? बताओ, क्या ये जितने भी ग्रुप मैंने लिखे हैं सारे अलग अलग हैं? हाँ, अगर अलग अलग का मतलब है कि ग्रुप तो अलग ही है, ग्रुप तो अलग है, लेकिन नेहा अप टू आइसोमॉर्फिज्म की बात करूं तो क्या ये सारे अलग अलग हैं? ये सारे Z के बराबर हैं, ठीक है। तो अगर मैं ग्रुप पूछूं तो ग्रुप तो अलग अलग ही है, ये 5 से जनरेट होने वाला है, ये 6 से, इसके एलिमेंट इसमें नहीं है, इसके इसमें नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। लेकिन मैंने अब एक नया वर्ड अप टू आइसोमॉर्फिज्म बोल दिया, और अप टू आइसोमॉर्फिज्म बोलते ही ये सारे G बन गए, और सारे सारे G किसके आइसोमॉर्फिक है? Z के। तो अप टू आइसोमॉर्फिज्म पूछूं तो ये सारे सारे क्या है? एक ही है। कोई बोले सर इस पे काम करूं, इस पे कर ले, सेम ही बात है, अप टू आइसोमॉर्फिज्म। कोई बोले क्यों? साइक्लिक है, इनफाइनाइट है, किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? Z की। साइक्लिक है, इनफाइनाइट भी है, किसके आइसोमॉर्फिक? साइक्लिक समझते हो ना, ये किससे जनरेट हुआ है? ये किससे जनरेट हुआ है? 7 से, 6 से, 3 से, 2 से, 5 से, सारे सारे साइक्लिक है, और इनफाइनाइट भी है। इसके अलावा बताओ कोई ग्रुप जो साइक्लिक भी हो
और इनफाइनाइट भी उसका स्ट्रक्चर हो। इसके आगे लिखते जाओ ना 11 12, इनसे अलग बोला है मैंने, मतलब जेड का ना हो। ऐसे तो तुम कितने बना दोगे यहाँ पे, इनफाइनाइट। बताओ इसके अलावा है जगह बना लो नोटबुक में और लिखना। जो साइक्लिक भी हो, ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट भी हो, तो किसके आइसोमर हो जाएगा वो, जेड के। ठीक है, क्या अप टू आइसोमॉर्फिज्म वर्ड तुम्हें पता लग गया क्या होता है? क्या होता है अप टू आइसोमॉर्फिज्म? सेम प्रॉपर्टी हो नहीं होनी चाहिए उनकी, उसके उतने ही ओरिजिनल ग्रुप होंगे, उनको अप टू आइसोमॉर्फिज्म पॉसिबल्स ग्रुप बोलते हैं ना, पॉसिबल्स ग्रुप बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। अब मैंने मान लो ऑर्डर लिख दिया, लास्ट टाइम देखो जिसको नहीं समझ में अभी भी, मान लो मैंने ऑर्डर लिख दिया 30, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 30 है। बच्चा बोलेगा सर पहला ग्रुप में Z30 लिख रहा हूँ, ठीक है, दूसरा ग्रुप में Z3 क्रॉस Z2 क्रॉस Z5 लिख रहा हूँ, ठीक है, उसने बोला तीसरा ग्रुप में लिख रहा हूँ Z3 क्रॉस Z10, ओके, चौथा ग्रुप में लिख रहा हूँ Z6 क्रॉस Z5, ठीक है, और उसने इतने ग्रुप लिख दिए। और भी कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं, ये लिख दिए। क्या ये सारे अलग अलग ग्रुप है? ग्रुप तो अलग अलग है, लेकिन जब अप टू आइसोमॉर्फिज्म की बात करें तो ये एक ही है। अगर अप टू आइसोमॉर्फिज्म, ये इसके आइसोमॉर्फिक है, ये इसके आइसोमॉर्फिक, ये इसके आइसोमॉर्फिक है, तो ये ग्रुप अलग अलग नहीं है, ये सारे किसके आइसोमॉर्फिक है, Z30 के। इज दैट क्लियर? तो ये वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं अप टू आइसोमॉर्फिज्म, मतलब अलग अलग नेचर के इस ऑर्डर के कितने पॉसिबल ग्रुप है उसको हम अप टू आइसोमॉर्फिज्म, है ना, अलग अलग नेचर के इस ऑर्डर के कितने पॉसिबल्स ग्रुप हो सकते हैं उसको हम नंबर ऑफ पॉसिबल्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अब यहां पे हम एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, एक तरफ हम ऑर्डर लेके चलेंगे, नेक्स्ट कॉलम में हम उनके पॉसिबल ग्रुप्स बताएंगे अलग अलग नेचर वाले। नाम क्या है उसका मैथमेटिकली? अप टू आइसोमॉर्फिज्म में ये देखेंगे कि पॉसिबल एबिलिन कितने हैं, फिर देखेंगे पॉसिबल नॉन एबिलिन कितने हैं, फिर ये देखेंगे पॉसिबल साइक्लिक कितने, और फिर ये देखेंगे पॉसिबल नॉन साइक्लिक कितनी, और कुछ तुम्हें देखना होता है एक कॉलम और बना लेना। ठीक है, करें स्टार्ट।